मैंने अपनी शादी की रात अपने पति को अपने पास नहीं आने दिया क्योंकि मैं किसी और से प्यार करती थी। मैंने अपने पति को बताया। मेरी बात सुनकर वो बेहोश हो गया और कुछ नहीं बोला और खूब रोने लगा। मुझे उस पर बिल्कुल भी तरस नहीं आया और मैं सो गई। एक दिन उसने मुझे कुछ कागज दिए और कहा कि सुबह इन्हें खोलना। जब मैं सुबह उठी तो मैंने उन कागजों को देखा तो मेरा दिल बैठ गया। मैं चिल्ला उठी क्योंकि शादी होते ही मुझे गांव पहुंचने के लिए 10 घंटे बस से सफर करना पड़ा। दुल्हन बनकर विदा होते ही मुझे बस से सफर करना पड़ा। मैंने पूरी यात्रा चुपचाप की थी। जब मैं गांव में अपने ससुराल पहुंची तो मुझे अपने कमरे में बैठा दिया गया। मैं एक पढ़ी लिखी लड़की थी और BA पास थी और मेरे माता पिता मेरी मर्जी के खिलाफ गांव के एक किसान से मेरी शादी कर रहे थे। मैं अपनी किस्मत पर रोने के अलावा और क्या कर सकती थी? मेरे दिल में कोई चाहत नहीं थी, बस अफसोस, दर्द और गम था। जब मेरे पति गुलाम मोहम्मद मेरे कमरे में आए तो मेरे चेहरे पर घृणा के भाव आ गए। मैंने उनकी तरफ देखा और मुंह फेर लिया। उन्होंने सफेद सलवार कमीज पहन रखी थी और बड़ी बड़ी मूंछें रखी हुई थी। जब वे मुस्कुराए तो बिल्कुल बेवकूफ लग रहे थे। वे मेरे पास आकर बैठ गए। कुछ देर तक वे मुझे बड़े प्यार से देखने लगे। मुझे उन्हें इस तरह देखना भी बुरा लग रहा था। उन्होंने मेरी तरफ एक नजर भी नहीं डाली। उन्होंने मुझसे कहा कि मैं बहुत किस्मत वाला हूं कि मुझे तुम्हारे जैसी प्यारी और पढ़ी लिखी पत्नी मिली है। यह सुनकर उसने उस पर तीखी नजर डाली और कहा, और मैं बहुत बदकिस्मत हूं कि मुझे एक अज्ञानी और घमंडी पति मिला है। मेरी बात सुनकर उसके चेहरे का रंग बदल गया। वो थोड़ा शर्मीला था। उसके आगे के 2 दांत भी थोड़े बाहर निकले हुए थे। उसे शायद मुझसे ऐसी बेबाक बात की उम्मीद नहीं थी। मैं पहले से ही जहर से भरी हुई थी। मेरे माता पिता ने मेरे मना करने के बावजूद मेरी शादी मेरे चचेरे भाई से कर दी, जो गांव में किसान था। मेरे माता पिता ने कहा कि लड़का नेक और गुणी है, अच्छा कमाता है, तुम खुश रहोगी। लेकिन क्या खुशी अच्छे कर्मों और कमाई पर निर्भर करती है? क्या मेरे दिल की खुशी मायने नहीं रखती थी? मैं नकारात्मक विचारों से भर गई थी। मेरे अंदर इतनी ईर्ष्या थी कि मेरा लहजा, मेरे शब्द मेरे नियंत्रण में नहीं थे। मैं चाहती थी कि मेरा दिल संतुष्ट हो जाए। मैंने अपने अंदर का सारा गुस्सा गुलाम मोहम्मद पर निकाल दिया। मेरी बात सुनकर वो आश्चर्य से मेरे ऊपर झुक गया। फिर उसने कहा, क्या बात है ज़ारा? क्या तुम्हारी मौसी ने तुम्हें शादी का सामान अपनी मर्जी से नहीं लेने दिया? उसे लगा कि ये तो मेरे बचपन में मेरी मां ने मुझे अपनी पसंद की चीजों को प्राप्त करने के बजाय अपनी वरीयता प्राप्त की और बाद में अपनी कुंठाई दी। मैं रोने लगा। एक लड़के के साथ प्यार में था जिसे मैंने कॉलेज से और जाने के दौरान बस स्टॉप पर दोस्ती की थी। हमारी आंखें आदान प्रदान करती हैं। फिर मुझे अपना फोन नंबर दिया गया था। मेरे कपड़े बदलने के लिए जब मैं अपने साधारण कपड़ों में आया तो उसने एक चादर दी। उसे बहुत अवमानना के साथ देखो और दूर हो गया। मेरे ससुराल में पति पत्नी एक ही थाली में खाना खाते थे। गुलाम मोहम्मद के साथ एक ही थाली में खाना मेरे लिए बहुत बड़ी मुसीबत थी। कुछ दिन तो मैं आधी रोटी खाकर ही उठ जाता था। गुलाम मोहम्मद शायद मेरी नाराजगी समझ गए थे। वो आधी रोटी खाकर उठ जाता था ताकि मैं भरपेट खा सकूं। मुझे इसकी परवाह नहीं थी कि वो सुबह निकला और शाम को वापस आया। भूखा प्यासा वो गर्मी में घर लौटता है। उसका खून पसीना बह चुका होता है और उसे खाने के लिए रोटी भी नसीब नहीं होती। मुझे हर समय अपनी अधूरी इच्छाओं पर पछतावा होने लगा। मैं बार बार सोचने लगी कि मेरी मां ने मेरा फोन छीन लिया है और यहां बहुओं के लिए फोन रखना रिवाज नहीं है। जब मुझे रिहा नहीं किया गया तो मैंने सारे विचार त्याग दिए और गुलाम मोहम्मद से उसका फोन मांगा। मैं अजहर से बात करना चाहती थी। मेरी बात सुनकर वो आश्चर्य से मेरी तरफ देखने लगा, लेकिन मेरी बेशर्मी चरम पर थी। मैंने उसके हाथ से फोन छीना, अजहर का नंबर मिलाया और बात करने लगी। अजहर भी मेरी वजह से काफी परेशान था।
मैंने रोते हुए उसे बताया कि मेरे माता पिता ने मेरे साथ क्या क्या दुर्व्यवहार किया है। मुझे गुलाम मोहम्मद की मौजूदगी के बारे में भी कोई जानकारी नहीं थी। वो चुपचाप जमीन पर अपनी चादर बिछाकर लेट हो गई। मैं काफी देर तक अजहर से बात करती रही। फिर मैंने तमाशा देखा। मैं रोज गुलाम मोहम्मद को फोन करती थी और अजहर से बात करती थी। अजहर फिर भी मुझे स्वीकार करने को तैयार था। एक बार फोन के सिग्नल बार बार ड्रॉप हो रहे थे। गुलाम मोहम्मद सो गया था। मैं कमरे से निकलकर आंगन में आ गई ताकि अजहर से बात कर सकूं। आंगन में हमारे घर का कोई नहीं था। मैं सो नहीं रही थी, सब अपने कमरों में थे। मैं आंगन में खड़ी होकर अजहर से बात करने लगी, लेकिन अचानक किसी ने मुझसे फोन छीन लिया। मैंने परचास को देखा। मेरा साला मुझे गुस्से से देख रहा था और कह रहा था, बेशर्म औरत, तूने अपने पति के होते हुए दोस्त बनाकर कितनी बेवफाई की है। पता नहीं वो कब से मेरी बातें सुन रहा है। वो इतनी ऊंची आवाज में बोल रहा था कि धीरे धीरे सब लोग आंगन में जमा हो गए थे। गुलाम मोहम्मद की नजरें मिली और मुझे याद आया, क्या बात है, तुम क्या शोर मचा रहे थे? गुलाम मोहम्मद ने सख्त लहजे में मेरे साले से कहा। मेरे साले ने सबके सामने मेरा पूल खोल दिया। मुझे देखकर सब हैरान हो गए। मुझे लगा कि अब वे मुझे घर से निकाल देंगे। अच्छा हुआ, मैं अपने घर वापस आ जाऊंगी और फिर अजहर से शादी कर लूंगी। लेकिन गुलाम मोहम्मद ने मेरे साले को सबके सामने झूठ बोल दिया। उसने कहा, मुझे अपनी पत्नी के चरित्र पर भरोसा है। वो अपनी किसी सहेली से बात करती है और मेरी अनुमति से ऐसा करती है। अगर किसी को मेरी पत्नी पर शक है या उसके पवित्र चरित्र पर उंगली भी उठाई है तो कुछ। उसने चंद वाक्यों में सब कुछ समझा दिया था। बातचीत वही खत्म हो गई, लेकिन मुझे और भी गुस्सा आने लगा। मैं कमरे में आई और उससे बहस करने लगी। मैंने कहा, मेरे बारे में ऐसा कहने वाले तुम कौन होते हो? मेरा रास्ता साफ हो रहा था। तुम अपने भाई की बातों पर भरोसा करके मुझे दोषी ठहरा सकते थे और मुझे बाहर निकाल सकते थे। तुम जानते हो कि मैं किससे बात कर रही हूं। मुझे अपने माता पिता को यहां से वापस आने के लिए मजबूर करना पड़ता, लेकिन तुम्हारे शब्दों ने मेरा रास्ता रोक दिया। तुम मुझे अकेला क्यों नहीं छोड़ देते? वो चुपचाप मेरी बात सुन रहा था। मैं उसे गुस्से में कह रही थी। उसने कहा, भले ही तुम मेरे साथ रहना न चाहो, लेकिन मैं तुम्हारे चरित्र के बारे में कुछ भी बुरा कहे जाने को बर्दाश्त नहीं कर सकता। तुम्हारा और तुम्हारे माता पिता का सम्मान मेरा सम्मान है। मैं सारा दोष अपने ऊपर ले लूंगा और तुम्हें छोड़ दूंगा ताकि कोई तुम पर उंगली न उठा सके। 2-3 दिन में मैं तुम्हें खुद शहर ले जाऊंगी। अगर वो लड़का तुम्हें सम्मान के साथ स्वीकार करने को तैयार हो गया तो मैं खुद को दोषी ठहराऊंगी और तुम्हें तुम्हारी मौसी के घर छोड़ दूंगी और बाद में तुम्हें तलाक के लिए भेज दूंगी। गुलाम मोहम्मद की बात सुनकर मुझे पहली बार ऐसा लगा। मैं हैरान थी। वो कम पढ़ी लिखी, अशिक्षित, पूरी तरह से अशिक्षित थी, लेकिन वो सम्मान और गरिमा का मतलब बहुत अच्छी तरह जानती थी। पता नहीं क्यों मेरे दिल में उसके लिए भावनाएं बदलने लगी। लेकिन मैंने खुद को संभाला और अजहर को पूरी कहानी बताई। वो सुनकर खुश हुआ। उसने कहा, शहर में आकर अपनी चचेरी बहन से तलाक ले लो। पहले हम कोर्ट मैरिज करेंगे। तुम मेरे साथ रहोगी। बाद में तुम्हारे माता पिता हमें अपनाने के लिए मजबूर हो जाएंगे। मैंने उसका साथ दिया। कुछ दिनों बाद मैं गुलाम मोहम्मद के साथ चली गई। अजहर के बताए पते पर पहुंचकर मैंने गुलाम मोहम्मद से कहा, अब तुम जाकर मुझे तलाक दे दो। उसके बाद तुम्हारा मुझसे कोई लेना देना नहीं है। मैं अजहर से शादी कर लूंगी। उसने कहा, मैं तुम्हें तलाक के गंदे शब्द नहीं बोल सकता। मेरा ज़मीर इसकी इजाजत नहीं देता। हां, मैं कार्रवाई करूंगा। मैं तुम्हें कल तक उसी पते पर तलाक दे दूंगा। यह कहकर वो चला गया। मैंने दरवाजा खटखटाया। अजहर ने दरवाजा नहीं खोला था। मुझे देखकर मैं मुस्कुराने लगी। वो घर में घुसी, लेकिन उसका परिवार घर में नहीं दिखा, जबकि वो मुझसे कह रही थी कि उसने अपने परिवार को मेरे बारे में सब कुछ बता दिया है।
खाली आंगन देखकर मैंने पूछा कि उसका परिवार कहाँ है। वो बोली, अंदर आओ, मैं तुम्हें बताती हूं। मैं उसके साथ कमरे में चली गई। कमरे में 2 और लोग थे जो मुझे देखकर शरारती ढंग से हंसने लगे। उनमें से एक ने कहा, प्रॉपर्टी अच्छी है, मैं तुम्हें इसके लिए 3 लाख दूंगी। ये सुनकर मेरे होश उड़ गए। अजहर मुझसे मोलभाव कर रहा था। मैं इतना असमंजस में था कि इससे पहले कि वो मुझे कमरे के अंदर धकेलकर कमरा बंद कर देता, मैंने समय रहते अपना दिमाग लगाया और अजहर को धक्का देकर गेट से बाहर भाग गया। वे तीनों मेरा पीछा करने लगे। गुलाम मोहम्मद अभी इतनी दूर नहीं गया था। उसे देखकर मैंने आवाज लगाई। उसने मुड़कर मुझे देखा। मैं दौड़ता हुआ उसके पास पहुंचा। उस समय मेरे पीछे 3 आदमी दौड़ रहे थे। रात का अंधेरा छा चुका था। जिस जगह अजहर ने हमें बुलाया था वो भी सुनसान था। मैं डर गया और गुलाम मोहम्मद के पीछे चला गया। तीनों आदमी हमारे पास पहुंच चुके थे और गुलाम मोहम्मद से कह रहे थे, इस लड़की को हमारे हवाले कर दो, नहीं तो वे तुम्हें मार देंगे। जवाब देने के बजाय उसने उन्हें पीटना शुरू कर दिया। बदले में उन्होंने भी गुलाम मोहम्मद को पीटना शुरू कर दिया। संयोगवश एक पुलिस दल उधर से गुजर रहा था। पुलिस को देखकर वे भागने की कोशिश करने लगे, लेकिन उन्हें पकड़ लिया गया। पुलिस कब से उनकी तलाश कर रही है। वे लड़कियों को अपने प्रेम जाल में फंसाकर उन्हें बेच देते थे। भगवान ने मुझे बचा लिया था। गुलाम मोहम्मद के होठों के पास घाव था। पहली बार मुझे उसका घाव देखकर दुख हुआ। वो चुपचाप मुझे बस स्टॉप तक ले गया। मैं उसकी आंखों में देखने में असमर्थ था। वो पढ़ा लिखा था पर विनम्र था। मैं उसके सामने खुद को छोटा महसूस कर रहा था। वो मुझसे पूछने लगा कि ज़ारा कहाँ जाना चाहती है। उसके माता पिता के पास। मैंने कहा, मैं तुम्हारे साथ जाना चाहता हूं। मेरी बात सुनकर वो बड़े आश्चर्य से मेरी ओर देखने लगा। मैं उसकी विनम्रता के सामने असमंजस की स्थिति में रह गया। मेरे माता पिता ने मेरे लिए हीरा चुना था। मैं बस में अकेला था। मैं शीशे की चमक देखकर अपने हाथों को चोट पहुंचाने ही वाला था, पर समय रहते मैं बच गया। गुलाम मोहम्मद ने मुझसे कोई सवाल नहीं किया और मुझे गांव ले गया। गुलाम मोहम्मद के घाव को देखकर मैंने उससे चिंतित होकर पूछा, तुम्हें क्या हुआ गुलाम मोहम्मद? उसने कहा, बस से उतरते समय तुम गिर गए थे, इसलिए तुम्हें चोट लग गई। मैं अंदर ही अंदर बहुत शर्मिंदा था। मैंने अपने पति की शक्ल देखकर उसे कुछ नहीं बताया था, पर उसने अब तक मेरे साथ अच्छा ही किया था। मैं 2 दिन तक उससे नहीं मिल सका। मैं खुद को दोषी मानता रहा। उसने फिर भी आधी रोटी खा ली और मेरे पास से उठ गया, तो मैंने उसे रोका। मैंने कहा, तुम ठीक से क्यों नहीं खाती? आप हर दिन रोटी का आधा हिस्सा खाने के बाद मुझे आश्चर्यचकित करते हैं। और उसके सामने बैठ गया। दिल, लेकिन अब तक आपने मुझे अपने उच्च चरित्र को दिखाया, न जाने क्यों मुझे विवाह के बंधन में बंधते देख रहा था। उसकी खामोशी मुझे अच्छी नहीं लग रही थी। मैंने कहा, गुलाम मोहम्मद, कुछ तो बताओ, चुप क्यों हो? मुझे डांटो, अपना गुस्सा मुझ पर निकालो, मुझे माफ कर दो। मैंने उसकी मिन्नतों के आगे घुटने टेक दिए थे। उसकी खामोशी शर्मनाक थी, टूटती नहीं थी। हमारी शादी को 6 महीने बीत चुके थे। गुलाम मोहम्मद ने विवाह के बाद जो खामोशी ओढ़ रखी थी, वो मेरी मिन्नतों और आंसुओं से भी नहीं टूट रही थी। वो खाली आंखों से मेरी तरफ देख रहा था। वो चुप था। उसे देर हो चुकी थी। सुबह उसने मुझे कुछ कागज थमाए। ऐसा लगा जैसे आसमान मुझ पर टूट पड़ा हो। मैं रोने लगी और बोली, गुलाम मोहम्मद, मुझे तलाक मत दो। उसके सामने रोने लगी। उसने कहा, तुम पढ़ी लिखी हो, इसे पढ़ो और हस्ताक्षर करो। ये कहकर वो कमरे से बाहर चला गया। मुझे नहीं पता था कि एक आदमी का दिल टूटने के बाद एक औरत को वो सम्मान दोबारा नहीं मिलता, भले ही वो अपनी गलती के लिए जितनी चाहे माफी मांग ले। या शायद एक आदमी सब कुछ बर्दाश्त कर लेता है, लेकिन दूसरा आदमी ये सब बर्दाश्त नहीं कर पाता।
मैंने उन कागजों को अपने हाथ में लिया और रो पड़ी। मैं रोती रही। मुझ में हिम्मत नहीं थी। वो एक कागज का टुकड़ा था। मैंने सोचा था कि रात को मैं गुलाम मोहम्मद के पैरों पर गिरकर माफी मांग लूंगी, लेकिन मुझे तलाक नहीं मिलेगा। जब वो रात को कमरे में आया तो मैं उसके पैरों पर बैठ गई और रोते हुए उससे माफी मांगने लगी। उसने मुझे दोनों हाथों से पकड़कर खड़ा किया और कहा, अगर तुमने कागज पढ़ा होता तो तुम इस तरह नहीं रो रही होती। ये तलाक का प्रमाण पत्र नहीं है। फिर उसने दराज से कागज निकाला और मुझे थमा दिया। मैंने अपने आंसू पोंछे। जब मैंने कागज देखा तो वो जमीन के कागज थे जहां वो हल चलाता था। वो सारी जमीन अपने नाम कर रहा था। मैंने हैरानी भरी निगाहों से उसकी तरफ देखा। सोच रही थी कि वो सब कुछ मुझे क्यों सौंप रहा है। मैंने कहा, गुलाम मोहम्मद, तुम ये सब मेरे नाम पर क्यों कर रहे हो? उसने कहा, क्योंकि तुम मेरी पत्नी हो। मैं कल शहर जा रहा हूं। कुछ दिनों बाद लौटूंगा। गुलाम मोहम्मद ने मुझसे मेरे अनुरोध पर हस्ताक्षर करवाए। अगले दिन वो शहर के लिए निकल गया। मैं 4 दिनों तक बेसब्री से उसका इंतजार करती रही। जब वो लौटा तो वो घर पर पहले से ही असमंजस की स्थिति में था। गुलाम मोहम्मद का शव शहर से गांव आ चुका था। मेरी दुनिया ढह गई थी। शहर से उसका एक मित्र उसका शव लेकर आया। उन्होंने कहा कि 2 महीने पहले गुलाम मोहम्मद को पता चला कि उन्हें कैंसर है और वे ज्यादा दिन जीवित नहीं रह सकेंगे। मुझे नहीं पता कि पिछले 6 महीनों से कौन सी प्रक्रिया उसे परेशान कर रही है, जिसका परिणाम उसकी जान के रूप में सामने आया। मुझे बेहोशी के दौरे पड़ने लगे थे। 2 दिन बाद मैं किसी चीज की देखभाल करने में सक्षम थी जब मेरी सास ने मुझे एक पत्र दिया। गुलाम मोहम्मद अनपढ़ थे। उन्होंने गांव के स्कूल से 10 कक्षाएं दी और 14 कक्षाएं निजी थी। आगे गुलाम मोहम्मद ने आज तक मुझे ये बात नहीं बताई थी। वो साक्षर भी है। मैंने पत्र लिया और उसे पढ़ने के लिए खोला। ज़ारा, मैंने तुम्हें आज तक ये नहीं बताया कि मैं शिक्षित हूं, क्योंकि शिक्षा प्राप्त करना प्रत्येक नागरिक का अधिकार और आवश्यक है। फिर इन बातों को सबके सामने घोषित करने की कोई जरूरत नहीं है। मुझे कब से होश आया? मैंने अपनी मां को यह कहते सुना कि वह तुम्हें अपनी बहू बनाना चाहती है। इसीलिए 55 वर्ष की उम्र में ही मेरे हृदय में तुम्हारे प्रति प्रेम पनपने लगा। जैसे जैसे मैं बड़ी होती गई, मेरा प्यार भी बढ़ता गया। मेरा प्यार मुझ में एक ऊंचे पेड़ की तरह कब जड़ें जमा चुका है, मुझे अनुमान नहीं था। जब ही मेरी मां ऐसा कहती है तो मुझे बहुत खुशी होती है और मुझे पढ़ाई में भी रुचि होने लगती है। ज़ारा को ये बात पसंद आती है जब वो ऐसा कहती है। मुझे वही चीजें खाने में मजा आने लगा। हो सकता है कि मुझे गलती से तुमसे प्यार हो गया हो, ज़ारा। इसीलिए शादी की रात तुम्हारी कई सारी बातें मैं बर्दाश्त नहीं कर पाई। मैंने आज तक कभी आंसू नहीं बहाए थे। रोना तो दूर की बात है। मैंने हर परिस्थिति का डटकर सामना किया था, लेकिन उस दिन मैं टूट कर रह गई। आदमी कुछ भी सह सकता है, लेकिन अगर कोई लड़की शादी की पहली रात को ये कहे कि वो अपने पति की जगह किसी और से प्यार करती है, तो पति का भरोसा टूट जाता है। मैं भी टूट गई थी। फिर मैं तुमसे बहुत प्यार करती थी। इसीलिए जब तुमने मेरे सामने अपने प्रेमी से उन बातों के बारे में बात की जिन पर एक पति के तौर पर मेरा हक था, तो मेरा दिल खून के आंसू रोया। इस गम ने मुझे कैंसर से कब बीमार कर दिया, मुझे नहीं पता कब। मैंने अपनी सारी जमा पूंजी तुम्हें दे दी ताकि मेरे मरने के बाद कोई तुम्हारा हक न छीन सके। तुम आजाद हो। ज़ारा, तुम्हें कोई भी पूरे सम्मान के साथ अपना सकता है। मेरा प्यार शायद मेरी परेशानी थी, इसलिए वो मेरे साथ ही कब्र में जाएगी। खत पढ़ते पढ़ते मैं फूट फूट कर रो रही थी। सोच रही थी कि मैंने क्या किया, क्यों किया, मैंने इसके बारे में क्यों नहीं सोचा। मेरी बेचैनी ने मेरे पति को मैं जोर जोर से रोने लगी। मेरी सास मुझे देखकर डर गई और बोली, ज़ारा, तुमने ऐसा क्या लिखा है? मैं क्या जवाब दूं? मैं क्या कहूं? मैंने क्या खोया है?
मुझे होश तब आया जब मैं खाली और असहाय रह गई। मैं रो रही थी और खुद से बातें कर रही थी। काश गुलाम मोहम्मद तुम्हारी जगह मर जाता। गुलाम मोहम्मद को मुझ जैसी स्वार्थी महिला से प्यार क्यों हुआ? काश तुम जीवित होते, मैं मर गया होता। मेरे आंसू रुक नहीं रहे थे। मैं उन्माद की स्थिति से गुजर रहा था। गुलाम मोहम्मद मुझसे किया वादा पूरा करके धरती की तह में चले गए थे और मैंने उनसे किया वादा पूरा करने की कसम खाई थी। आज मैं 50 साल का हूं और मैं अभी भी गुलाम मोहम्मद की विधवा हूं। मैं अपने पति से उनके जाने के बाद भी प्यार करती रही, जो अब इस उम्र में पहुंच चुके हैं और एक ऊंचे पेड़ का रूप ले चुके हैं। उनके प्यार की जड़ें मेरे अंदर मजबूती से जम चुकी है। मैं बीमार महसूस करने लगी हूं। मैं अभी भी वैसा ही महसूस करती हूं। गुलाम मोहम्मद को मरे हुए अभी कुछ ही घंटे हुए हैं। मैंने अभी अभी उनका पत्र पढ़ा है। मेरे लिए मेरे अंदर की दुनिया खत्म हो गई है। मेरा घाव आज भी ताजा है। मेरा दुख कभी कम नहीं हुआ। मैं उन लड़कियों से विनती करती हूं जो अपनी उच्च शिक्षा को सिर पर उठाती हैं और अपने कम पढ़े लिखे पतियों को कमतर समझती हैं, कि वे ईश्वर के लिए अपने पतियों का सम्मान करें। कोई भी सड़क प्रेमी आपके प्रति उतना ईमानदार नहीं हो सकता जितना वो है, जो कोई भी आपसे सम्मानपूर्वक बात करने के बजाय आपको कोर्ट मैरिज करने की सलाह देता है, वो आपको बेच रहा है। काश मैंने ये बात पहले समझ ली होती तो शायद गुलाम मोहम्मद आज भी जीवित होते। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की कहानी। मुझे आशा है कि आपको आज की कहानी पसंद आई होगी। अगर आपको कहानी पसंद आई तो इसे लाइक अवश्य करें, दोस्तों के साथ बांटें। सभी दोस्तों का हमारे चैनल में स्वागत है। हर रोज नई के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको हमारे सभी नए वीडियो की सूचना समय पर मिल सके। मेरे पति अपने 16 वर्षीय भतीजे को घर ले आए और कहा, मैं अपने भतीजे को तुम्हारे पास छोड़ रहा हूं। उसका ख्याल रखना। वो केवल 16 साल का था, लेकिन उसकी लंबाई और चाल ढाल जवान लड़कों जैसी थी। उसका शरीर भी खराब था। मैं उसे पसंद करने लगी थी। वो किसी न किसी के साथ मुझसे जुड़ जाता था। मुझे नहीं पता कि उसके इस व्यवहार से मेरा क्या होगा। मेरे लिए इसे नियंत्रित करना कठिन होता। मेरे पति विदेश में रहते थे, इसलिए मेरे लिए उनके बिना रहना मुश्किल था, क्योंकि मैं अभी भी जवान था। मेरे कई सपने थे जो पूरे नहीं हो रहे थे। इसीलिए जब भी मैं अपने भतीजे को देखता तो मेरा दिल धड़कने लगता। मैं जानबूझकर उसके सामने ऐसी पोशाक पहनूंगी जिसे देखकर वो भी कांपने लगता है। एक रात मैं उसके कमरे में गया। वो अपने सिर पर कुछ देख रहा था। मैं सीधे उसके पास गई और अपने हाथ उसकी आंखों पर रख दिए। उसने शांति से उन्हें नीचे किया और वो समझ गया कि मैं कौन हूं और मैं उसके पास किस लिए आई हूं। फिर उसने मेरे हाथों को अपनी आंखों से हटाया और मुझे अपने सामने किया और फिर पूरी रात मेरे साथ बिताई। शादी के बाद मेरे पति दुबई चले गए और मैं पाकिस्तान में अकेली रहती थी। हमारी शादी को 8 साल बीत चुके थे, लेकिन मेरे कोई बच्चे नहीं थे। मेरे पति जल्दी घर लौट आते थे। इस बार भी वे लौट आए, लेकिन ये ईद हमारे लिए मातम में बीती। परिवार में एक बहुत बड़ी त्रासदी हुई। मेरे पति का एक ही भाई था जो उनसे बड़ा था और उसका एक बेटा था जो 16 साल का था। दोनों पति पत्नी एक कार में जा रहे थे जब अचानक उनकी कार का एक्सीडेंट हो गया। जैसे ही मैंने ये खबर सुनी, मैं और मेरे पति तुरंत अस्पताल पहुंचे, लेकिन हमारे वहां पहुंचने से पहले ही मेरे देवर और ननद का निधन हो गया। चूंकि उनका बेटा उनके साथ नहीं था, इसलिए वो सुरक्षित था। मेरी सास और ससुर का पहले ही निधन हो चुका था, इसलिए मेरे पति का भतीजा अकेला रह गया। उसके माता पिता और दादा दादी का देहांत हो चुका था। उसका कोई बुआ फूफा नहीं था। रिश्ते के नाम पर उसके एक ही चाचा थे जो मेरे पति थे। हम दोनों इस बच्चे को खूब दिलासा देते रहे। इसी गम में हमने काफी समय बिताया।
समीर के पास हमारे अलावा और कोई नहीं था, इसलिए मेरे पति उसे अपने पास ले आए और यहीं स्कूल में दाखिला दिलवाया। वो 8वीं कक्षा में पढ़ता था। कुछ समय बाद मेरे पति दुबई लौट गए। अब समीर और मैं घर पर अकेले रहने लगे। वो हमेशा उदास रहता था और कभी कभी अपने माता पिता के गम में छिपकर रोता भी था। मैं अक्सर उससे सवाल पूछने की कोशिश करती, लेकिन वो मुझे कोई जवाब नहीं देता था। मुझे ऐसा लगता था जैसे वो मुझसे ठीक से बात नहीं करता। हालांकि मैंने उसे बात करवाने की पूरी कोशिश की। वो मुझे अपनी मां की तरह मानता था। मेरे भी कोई बच्चे नहीं थे। मैं चाहती थी कि इसी बहाने मेरी ममता की प्यास मिट जाए। समीर मुझसे सीधे मुंह बात भी नहीं करता था और वह मुझसे दूर रहने लगा। इसीलिए मैंने भी उससे बात करना बंद कर दिया। एक दिन मैं उसे खाना देने उसके कमरे में गया तो वो फोन पर किसी से बात कर रहा था। जैसे ही उसने मुझे देखा, उसने फोन छुपा लिया। मैंने उससे पूछा, तुम किससे बात कर रहे हो? तो उसने कहा कि वो अपने दोस्त से बहुत डर गया था, मानो मैंने उसे कुछ चोरी करते हुए पकड़ लिया हो। मैंने कहा, खाना खाओ। तो उसने कहा, आप इसे रख दीजिए, मैं खुद खा लूंगा। उसकी सांस फूल रही थी। मुझे इस पर संदेह होने लगा। मैंने अब उस पर नजर रखना शुरू कर दिया, लेकिन मुझे नहीं पता था कि मैं इसकी वजह से बड़ी मुसीबत में पड़ जाऊंगा। जब मैं रात को समीर के कमरे में गया तो वो सो रहा था, लेकिन उसका मोबाइल चालू था। ऐसा लग रहा था जैसे वो मोबाइल देखते देखते सो गया हो। मैंने उसका मोबाइल उठाया और देखा। मेरी आंखें आश्चर्य से चौड़ी हो गई। मोबाइल में एक वेबसाइट थी जहां से लोग अनैतिक तस्वीरें और वीडियो देखते हैं। मुझे ये देखकर बहुत दुख हुआ और उस पर गुस्सा भी आया, क्योंकि वो अभी छोटा है और कैसी कैसी चीजें देख रहा है। फिर मैंने उसका आईपैड चेक किया। उसकी हिस्ट्री में भी ऐसा ही कंटेंट था, जिसे देखकर मैं और भी चिंतित हो गई। फिर मैंने उसके मोबाइल और आईपैड दोनों को उठाकर अपने कमरे में छिपा दिया। अगले दिन समीर बहुत चिंतित दिखाई दिया। शायद वो अपना आईपैड और मोबाइल ढूंढ रहा था। शाम को वो मुझसे पूछने लगा, आंटी, क्या आपने मेरा मोबाइल कहीं देखा है? और मुझे अपना आईपैड भी नहीं मिल रहा है। ये सुनकर मैंने उसे बुरी तरह डांटा और कहा, वो दोनों मेरे पास है। तुम किस तरह की सामग्री देख रहे हो? क्या तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हें तुम्हारा मोबाइल और आईपैड वापस कर दूंगी? मैंने अभी ये कहा ही था कि वो गुस्से से मेरी ओर देखने लगा। मैंने गुस्से में उसे और डांटा और कहा कि मैं तुम्हारी शिकायत तुम्हारे चाचा से करूंगी। उसने आगे कुछ नहीं कहा, बस गुस्से भरी निगाहों से मेरी ओर देखता रहा। उसकी आंखों में जरा सा भी डर नहीं था। मैं थोड़ा चिंतित हो गया। अब उसने एक नई नौकरी शुरू कर दी थी। वो रात को खाना खाकर घर से निकल जाता था। जब वो वापस आएगा तो मैं उसका इंतजार करूंगा और आते ही मैं उससे पूछती कि वो कहाँ है, लेकिन वो मेरी किसी भी बात का जवाब दिए बिना अपने कमरे में चला जाता। सुबह जब वो स्कूल जाता तो अपने कमरे को इस तरह से साफ करता कि उसे ठीक करने में मुझे 1 घंटा लग जाता। वो अपने कपड़े उतारकर बिस्तर पर फेंक देता और अपनी चीजें इधर उधर फेंक कर चला जाता। मैं जो भी खाना बनाती उसमें उसे कई तरह की कमियां नजर आती। हालांकि मैं बहुत अच्छा खाना बनाती, लेकिन वो जानबूझकर उसे नापसंद करता और कभी कभी खाना फेंक देता। मैं उसकी गंदी हरकतों से तंग आ चुकी थी। वो घर का कोई काम नहीं करता था। वो बहुत अजीब और जिद्दी लड़का था। मुझे किसी बात पर विश्वास नहीं हुआ। एक रात मुझे बहुत तेज खांसी हुई। मैं उठा और पानी पीने के लिए रसोई में आया। समीर टीवी लाउंज में बैठा हुआ कोई अश्लील अंग्रेजी फिल्म देख रहा था। उसने टीवी की आवाज कम कर दी थी। मुझे देखते ही वो तुरंत खड़ा हो गया। उसके हाथ में एक सिगरेट भी थी, जिसके पीछे वो छिप गया, लेकिन मैंने सब कुछ देख लिया था। उसकी सारी हरकतें देखकर मुझे बहुत चिंता हुई कि ये लड़का हाथ से बाहर हो गया है। मैं गुस्से में उसके पास गई और उससे हाथ आगे करने को कहा, लेकिन वो मेरी बात नहीं सुन रहा था और गुस्से से मुझे घूर रहा था। मैंने उसके मुंह पर जोरदार तमाचा मारा
और उसके हाथ से सिगरेट छीनकर कूड़ेदान में फेंक दी। फिर मैंने टीवी बंद किया और अपने कमरे में जाने लगी। समीर ने मुझे पकड़ लिया और गुस्से में मुझे सोफे पर पटक दिया और बोला, अगर आज से तुमने मुझ पर हाथ उठाया तो तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। मुझे डर लग रहा है। वो बहुत बदतमीज था। मुझे इस बात का बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था। वो ये कहकर अपने कमरे में चला गया। मैं उसे अपना बेटा मानती थी और उसके लिए बहुत कोशिश करती थी। मैंने उसका एडमिशन सबसे अच्छे स्कूल में करवाया। मैंने उसकी हर फरमाइश पूरी की, लेकिन वो सीधे मुंह से भी नहीं बोला। एक दिन मैंने अपने पति को फोन किया और उन्हें समीर की सारी हरकतें बताईं। उन्होंने कहा, तुम्हें उससे मेरे बारे में बात करनी चाहिए, मैं उसे समझा दूंगी। मैंने कहा, मैं समझा दूंगी। अब उससे बर्दाश्त नहीं हुआ, इसलिए वो गुस्से में बोली, मैं उसे कहीं नहीं भेज सकती और न ही उसे अपने से दूर ले जा सकती हूं, क्योंकि उसका इस दुनिया में कोई नहीं है। वो कहाँ जाएगा? ये सुनकर मेरा दिल थोड़ा नरम हुआ। फिर मैंने अपने पति से कहा कि वो उसे समझाए कि वो मेरे साथ बदतमीजी न करे। अगले दिन मैंने अपने पति को फोन किया और समीर के कमरे में आ गई। वो कुर्सी पर बैठा कुछ कर रहा था और एक बार फिर गुस्से से मेरी तरफ देखने लगा। मैंने फोन उसके सामने रख दिया। लाउड स्पीकर ऑन था। मैंने कहा, ये लो, अपने चाचा से बात करो। ये कहकर मैं उसके कमरे से निकलकर टीवी लाउंज में जाकर बैठ गई। 15-20 मिनट बाद वो मेरे पास आया और फोन टेबल पर छोड़ गया। उसका चेहरा ऐसा लग रहा था जैसे उसके चाचा ने उसे डांटा हो। फिर कुछ देर बाद वो फिर मेरे पास आया और बोला, चाची, मुझे माफ कर दो, मैं आज से आपके साथ बुरा व्यवहार नहीं करूंगा। ये कहकर वो अपने कमरे में वापस चला गया। मुझे यकीन ही नहीं हुआ कि समीर मुझसे माफी मांगेगा। फिर शाम को हम खाना खाने बैठे और खाने के बाद वो अपने बर्तन खुद ही धोने लगा। उसमें बहुत सुधार आ गया था। फिर शाम को उसने मुझसे बात करना शुरू किया, आंटी, अगर आपको कुछ ऑर्डर करना हो तो मुझे बताइए। तो मुझे आश्चर्य हुआ। मैंने कहा, नहीं, मैं कुछ भी ऑर्डर नहीं करना चाहता। फिर शाम को मैंने उसका पसंदीदा कुरमा बनाया। मैं तो बस यही चाहता था कि वो सही हो। अब समीर मेरे साथ ठीक से रहने लगा था। फिर मेरा भी उसके प्रति व्यवहार सामान्य हो गया। सब कुछ ठीक चल रहा था। एक रात वो मेरे लिए मिल्क शेक लेकर आया। उसने कहा, मैंने ये तुम्हारे लिए बनाया है, मुझे बहुत अच्छा लगेगा अगर तुम जाओ। अब तुम दिन भर काम करके थक गए हो, तो मुझे लगा कि तुम्हें ताकत की जरूरत है। मैंने भी खुशमिजाज होकर जूस पी लिया। थोड़ी देर बाद मुझे नींद आ गई। सुबह जब आंख खुली तो 10 बज रहे थे। मुझे खुद पर आश्चर्य होने लगा कि मैं इतनी देर तक कभी नहीं सोई और समीर तब तक स्कूल नहीं गया जब तक मैंने उसे जगाया नहीं। जब मैं उसके कमरे में गई तो वो वहां नहीं था। मुझे बस इतना पता चला कि वो स्कूल गया हुआ है। मैं शुक्रगुजार थी कि कुछ तो हुआ। आज जब वो स्कूल से घर आया तो वो बहुत खुश लग रहा था। आते ही उसने मुझसे खूब बातें करनी शुरू कर दी। मुझे नहीं पता कि वह मुझे देखकर क्यों मुस्कुरा रहा था। जब मैंने उससे पूछा तो उसने कहा, आज तुम बहुत प्यारे लग रहे हो। यह सुनकर मुझे थोड़ा आश्चर्य हुआ। उसने आज तक कभी मेरी प्रशंसा नहीं की थी। मैंने कहा, यह ठीक है, तुम्हें मैं प्यारा क्यों लगता हूं? तुम मुझसे बहुत झगड़ते थे। मेरी बात सुनकर वो हंसने लगा। ऐसे ही, पर अब तुम मुझे बहुत अच्छी लगती हो। मैंने मजाक में कहा था, पर किसी कारण से समीर की नजरें बदल गई थी। वो मुझे बहुत ध्यान से देख रहा था। पहले तो मैंने उसकी नजरों को अनदेखा किया, पर फिर मुझे अजीब लगने लगा। अब वो मेरे साथ बदतमीजी से पेश भी नहीं आता था। मेरे प्रति उसका व्यवहार भी बिल्कुल ठीक था, पर अब उसकी नजरें बदल गई थी। वो 16 साल का लड़का था, पर देखने का तरीका एक नौजवान जैसा था। एक रात हम खाना खा रहे थे। खाना खाते समय वो मेरी तरफ देखता रहा। उसने कहा, तुम्हें अपने चाचा की बहुत याद आती होगी। मैंने कहा, हाँ, मुझे उनकी बहुत याद आती है।
फिर उसने कहा, जाहिर है अपने चाचा के बिना इतना समय बिताना थोड़ा आसान है। यह सुनकर मैं चौंक गई। वो बहुत अजीब तरीके से बात कर रहा था। मैंने उसे कोई जवाब नहीं दिया। फिर उसने मुझसे कहा, तुम्हारे बाल बहुत सुंदर हैं। मुझे तारीफ अच्छी नहीं लगी। पता नहीं आजकल वो मुझ पर ज्यादा ध्यान क्यों दे रहा है। मैंने उसे दिया और कहा, धीरे से बोलो, खाओ, बकवास मत करो। वो हंसते हुए मेरी तरफ देखने लगा। एक दिन मैं शाम की चाय बना रही थी। वो पीछे से आया और मेरी गर्दन में हाथ डाल दिया। मैं डर गई और उसे अपने से दूर धकेल दिया। मैंने उससे पूछा कि वो किस तरह की हरकत कर रहा है। वो हंसा और बोला, आंटी, तुम डर रही हो। ये कोई बुरी हरकत नहीं थी, लेकिन मैं तुमसे प्यार करता था। आखिर तुम मेरी आंटी हो। मैंने कहा, तुम थोड़ी दूर रहकर भी अपना प्यार जता सकती हो। मैं उसकी आंखों से थकने लगी थी। वो बोला, मैं तुम्हारे लिए डेयरी मिल्क लाया हूं। उसने फिटाफिट का ढक्कन खोला और चॉकलेट मेरे मुंह में डाल दी, तो मुझे मजबूरन डेयरी मिल्क खाना पड़ा। खाने के बाद मुझे चक्कर आने लगे, तो मैं अपने कमरे में चली गई और अपने बिस्तर पर जाकर लेट गई। मुझे पता ही नहीं चला कि मुझे कब नींद आ गई। सुबह जब मेरी आंख खुली तो मैं जाग गई। समीर मेरे साथ मेरे बिस्तर पर सो रहा था। मैं बहुत हैरान और चिंतित थी और मुझे समझ नहीं आ रहा था कि वो मेरे साथ क्यों सो रहा है। मैंने उसे जगाया और वो घबरा कर उठ बैठा। फिर मैंने उससे कहा, तुम बेडरूम में क्या कर रही हो? उसने बड़े संतुष्ट भाव से कहा, मुझे अपने कमरे में डर लग रहा था, इसलिए मैं यहां आकर सो गई। उसकी बात सुनकर मुझे बहुत गुस्सा आया। मैंने कहा, तुम कौन होते हो मेरे साथ मेरे बेडरूम में सोने वाले? उसने कहा, मैं तो बच्चा हूं। मुझे डर लग रहा था, इसलिए मैं तुम्हारे कमरे में आ गया। मुझे समझ नहीं आया कि उससे क्या कहूं। फिर मैं चुप रही। कुछ दिनों बाद मेरी तबीयत बहुत जल्दी ठीक होने लगी। मैं चेकअप के लिए डॉक्टर के पास गई। उसने जो बताया उसे सुनने के बाद डॉक्टर ने मुझे बताया कि मैं गर्भवती हूं। यह खबर सुनने के बाद मैंने किसी तरह खुद पर काबू पाया और घर की ओर भागी। मुझे पूरा यकीन था कि समीर ने मेरे साथ कुछ गलत किया है, क्योंकि कभी वो मुझे रात में कुछ खिलाता तो कभी कुछ ऐसा जिसे खाते ही मुझे चक्कर आने लगते। कुछ देर बाद मैं सो गई। मुझे बहुत रोने का मन हुआ। फिर मुझे उसकी सारी बातें याद आने लगी कि आंटी, तुम मुझे बहुत प्यारी लगती हो। मुझे तुम्हारे बाल बहुत प्यारे लगते हैं। मुझे वो पल भी याद आ गया जब उसने पहली बार मेरे लिए मिल्क शेक बनाया था। और फिर मुझे वो चॉकलेट याद आई जो उसने मुझे जबरदस्ती खाने को दी थी। फिर मुझे उसके सारे वाक्य और उसके सारे रूप याद आने लगे। मैं उस समय बहुत झिझक रही थी। मुझे बहुत अफसोस हो रहा था कि उसे जरा भी शर्म नहीं आ रही थी। ऐसा बेवकूफी भरा खेल खेलते खेलते जब मैं घर पहुंची तो मेरे होश उड़ गए, क्योंकि मेरे पति घर आ चुके थे और मैं उन्हें देखकर हैरान थी। पहली बार वो दुबई से बिना बताए वापस आए थे। उन्होंने मुझसे पूछा कि मुझे कैसा लग रहा है। ये पहली बार था जब मैं उनके आने पर इतनी उत्साहित नहीं थी, क्योंकि जो खबर मैं सुन रही थी उसने मेरी दुनिया ही तबाह कर दी थी। मैं जैसे ही अंदर आई, मैं अपने पति के पास जाकर रोने लगी। मेरे पति को लगा कि ये खुशी के आंसू हैं, लेकिन मैं तो अपनी बर्बादी पर आंसू बहा रही थी। उन्होंने मुझे चुप कराने की कोशिश की। समीर भी पीछे से बोलने लगा, आंटी, आप क्यों रो रही है? आप यहां कुछ देर के लिए अकेली थी। मैं आपके साथ इस घर में था। मैंने आपको कभी ऐसा नहीं करने दिया। जैसे ही अंकल आए, वो रो पड़ी। जब समीर की आवाज मेरे कानों में पड़ी तो मैंने मुड़कर उसकी ओर देखा। ये देखकर मुझे बहुत गुस्सा आया। क्या मुझे उसका दिल तोड़ना चाहिए? अगर मेरे पति वापस नहीं आए होते तो आज का दिन उसके लिए बहुत बुरा होता। रात को जब मेरे पति सो गए तो मैं अपने कमरे से निकलकर समीर के कमरे में गई। वो अभी भी अपने मोबाइल फोन पर व्यस्त था। मुझे नहीं मालूम कि वो क्या देख रहा था। वो अपने मोबाइल फोन में इतना व्यस्त था कि उसे पता ही नहीं चला
कि उसके आसपास क्या हो रहा है। मैं जब उसके पास पहुंची तो देखा कि वो अभी भी वही अश्लील वीडियो देख रहा था। मैंने उसके हाथ से मोबाइल छीन लिया और कहा, तुम बहुत घटिया इंसान हो, तुम्हें शर्म नहीं आती? ये सब देखकर वो बेशर्मी से पूछने लगा, मैंने क्या किया है? मैंने कहा, तुम अच्छी तरह जानते हो कि तुमने मेरे साथ क्या किया है। मैंने कहा, मैं डॉक्टर के पास गई थी और उसने मुझे बताया कि मैं मां बनने वाली हूं। यह सुनकर वो मुस्कुराने लगा और बेशर्मी से बोला, तुमने मेरे चेहरे पर जो थप्पड़ मारा था उसका यही जवाब है। जब तुमने मेरे चेहरे पर थप्पड़ मारा था तो तुम क्या सोच रहे थे? तुम कौन होते हो मुझ पर हाथ उठाने वाले? तुम्हें क्या लगा कि मैं तुम्हारे खिलाफ जवाबी कार्रवाई नहीं करूंगा? वो क्रोधित था और उसे समझ में नहीं आ रहा था कि क्या कहा जा रहा है। मैंने कहा कि मैंने ये सब तुम्हारे भले के लिए किया, ताकि तुम बुरे कामों में न पड़ो। इस पर उन्होंने मुझसे बात करना शुरू कर दिया। मैं तुम्हें शुरू से ही पसंद करता था डॉट, लेकिन जब से चाचा यहां से गए हैं मैंने आपके करीब आने की कोशिश की, लेकिन आप तो मुझ पर इस तरह की पाबंदियां लगाते थे। मुझे अच्छा नहीं लग रहा था और जब बात आगे बढ़ी तो तुमने मुझे थप्पड़ मार दिया। ये सब मेरे साथ नहीं हुआ। इसके अलावा तुमने मेरे बारे में अपने चाचा से भी शिकायत की थी। मेरे चाचा ने मुझे इसके लिए बहुत डांटा, इसीलिए मैंने तुमसे बदला लेने का फैसला किया। पहले तो मैं तुम्हारे साथ बिल्कुल ठीक रहा, अपनी विश्वसनीयता बनाए। फिर एक दिन मैंने तुम्हें जूस पिलाया जिसमें नशीले पदार्थ थे। मैं बस एक बार तुम्हारे साथ ऐसा करना चाहता था, लेकिन मुझे तुम्हारी आदत हो गई है और मुझे अच्छा महसूस होने लगा। मुझे उसकी बातें सुनकर डर लगने लगा। इससे पहले कि मैं उसे कोई जवाब दे पाता, समीर के कमरे का दरवाजा खुला। मेरे पति हमें गुस्से से देख रहे थे। उन्हें देखकर हम दोनों की जान निकल गई। वे गुस्से में आ रहे थे। वे गुस्से में आए और समीर को पीटना शुरू कर दिया। मैं पहले से ही रो रहा था। उन्होंने समीर को बहुत पीटा। मुझे डर था कि वो मुझे भी पीटना शुरू कर देगा। उसने गुस्से में मुझे अपने कमरे में जाने को कहा। मैं तुरंत अपने कमरे में चला गया। मैं सारी रात रोया, लेकिन वे कमरे में नहीं आए। फिर सुबह उन्होंने समीर का सामान पैक किया और उसे बाहर ले गए। शाम को जब वे वापस लौटे तो वे अकेले थे और आकर उससे कहा कि मैंने उसे हॉस्टल में भर्ती करा दिया है, मुझे माफ कर दो। मुझे नहीं पता था कि मेरा सगा भतीजा तुम्हारे साथ ऐसा कर सकता है। मैं रोने लगी। कुछ दिनों बाद मेरे पति ने मुझे दवा लाकर दी, जिसे खाने के बाद मेरा गर्भ समाप्त हो गया। फिर उन्होंने मुझसे कहा कि मैं अब तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। अब मेरे पति मेरा बहुत ख्याल रखते हैं, लेकिन आज भी जब मैं उस बीते हुए समय को याद करती हूं तो मुझे रोने का मन करता है।